नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस समय लेखपाल का एग्ज़ाम भी एकदम करीब है और यूपी पुलिस की परीक्षाएं भी होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी ABSA की खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी लगभग आपको 4 से 5 महीने बाद आपको वैकेंसी मिल जाएगी खंड शिक्षा अधिकारी की। और RO ARO के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड और समुद्रगुप्त। किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने कहा था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवियों की बेटी का पुत्र कहा था। वे जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। इस उपाधि का जो उल्लेख है वो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। इस जो स्तंभ मिला है, इससे यह पता चलता है इनके शासनकाल का और मातृवंश के गौरव को दर्शाता है। समुद्रगुप्त को यह उपाधि मातृवंश लिच्छवियों के साथ उनके संबंधों को उजागर करने के लिए दी गई कि उनका ननिहाल की तरफ से संबंध कैसा था। उनकी माता कुमार देवी जो लिच्छवी वंश से थी, जो उत्तरी भारत में एक प्रभावशाली प्राचीन वंश था। चलते हैं नेक्स्ट पर। आंशिक रूप से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में है? गद्य और पद्य में जो ग्रंथ मिलता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद वो वेद है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञों के नियमों का और अनुष्ठानों का संकलन है। चलते हैं नेक्स्ट पर। किस घटना के विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन किया था? सांप्रदायिक पुरस्कार, महान कोलकाता हत्याकांड, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो गांधी जी ने अपने टाइम में लगभग 2 अनशन किए थे। एक अनशन किया था जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया था भारत सरकार के विरुद्ध। और दूसरा जो हरिजनों के लिए अलग से क्षेत्र के लिए कम्युनल अवार्ड, जातिगत, इसे सांप्रदायिक पुरस्कार बोलते हैं, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड, जातिगत विभाजन, इसके लिए उन्होंने 1932 में यरवदा जेल में अनशन किया था, जिसका फिर बाद में समझौता हुआ था पूना पैक्ट के तहत। और जो एक पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ रुपए देना था, वो 13 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके विरुद्ध उन्होंने अनशन किया था। और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के उद्देश्य से इनका जो अनशन था वो 5 दिनों तक चला था। किस सभ्यता में स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त था? सुमेरी सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता।
इसमें है मिस्र की सभ्यता, क्योंकि मिस्र की सभ्यता में ये जो काफ़ी पहले से ही डेवलप्ड थी, वहाँ पे महिलाओं को संपत्ति बेचने और ख़रीदने और विरासत में पाने का जो कानूनी अधिकार था, वहाँ पे ये लोग तलाक के लिए भी स्वतंत्र थी। तलाक आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री धन का प्रावधान था, क्योंकि जो उनके विवाह के समय में संपत्ति या आभूषण जो मिलता था उसमें महिला का अधिकार होता था। तो इसमें कौन सा है? मिस्र की सभ्यता। अशोक ने अपनी धम्म नीति कब आरंभ कर दी? अशोक ने अपनी धम्म नीति कब आरंभ की थी? गद्दी पर बैठने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, अंतिम शासन के चरण में, महेंद्र के लंका जाने के बाद। तो कलिंग अशोक ने कब किया था? इसने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है। 261 पूर्व ईसा पूर्व के मध्य इनका युद्ध होता है और नरसंहार, भारी नरसंहार। युद्ध हमेशा कहीं ना कहीं नरसंहार और विनाश को लेकर आता है। तो उन्होंने युद्ध की नीति जो भेरी घोष कहलाती थी, उसको छोड़ के इन्होंने बौद्ध धर्म, धम्म नीति अपना ली। ये युद्ध का जो त्याग था, कलिंग युद्ध के बाद उन्हें आक्रामक विस्तार की नीति छोड़कर धम्म नीति यानी प्रेम और धर्म से लोगों को दिल जीतने की नीति अपनाई थी। उद्देश्य क्या था? नैतिक नीति नियमों, सहिष्णुता और परोपकार पर आधारित थी। इन्होंने कई रोक लगा दी थी। पशु बलि पर रोक लगा दी, और सबसे पहले उन्होंने मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा, जो ये पशु अस्पताल हैं, सबसे पहले अशोक की देन थी। आर्यभट्ट किस युग में हुए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, कण्व काल में, शुंग काल में। तो आर्यभट्ट हुए थे गुप्त काल में। गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने, आर्यभट्ट ने एक आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, शून्य व पाई का सटीक मान दिया था। इनका जन्म जो है वही पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के पास हुआ था। कि मुख्य रचना आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान। इनका मुख्य योगदान क्या था आर्यभट्ट का? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य और चंद्रग्रहण के सही कारण और पाई का मान बताना। चलते हैं नेक्स्ट पर। हजरत मोहम्मद को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? मक्का में, मदीना में, ताइफ में, हीरा में। ये हीरा गुफा है। कहाँ पे इनको प्राप्त हुआ था? ये ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था मदीना में। कहाँ पे? मदीना में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अगर गुफा की बात आ जाती तो किस गुफा में? हीरा गुफा में। और किस पर्वत और महीना कौन सा था? ये रमजान का महीना रहता है। किस पर्वत में? जबल अल नूर। लेकिन कहीं कहीं पे इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो मक्का मिलता है। सऊदी अरब में पड़ती है मक्का। हीरा गुफा में रहते हैं वो। चलते हैं। 1971 में रूसी क्रांति, जो विश्व में प्रथम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी, का नेतृत्व किया था सोवियत दल द्वारा, लोकतांत्रिक दल द्वारा, बोल्शेविक दल द्वारा, लेनिनवादी। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बोल्शेविक दल द्वारा। किस? सी नंबर, बोल्शेविक दल द्वारा। आगे चलते हैं। अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? सिसिली, जावा, हवाई, आइसलैंड। तो अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आइसलैंड को, क्योंकि वहाँ के जो वृक्ष थे
आइलैंड के ये जब शाम का टाइम होता था तो वहाँ पर जुगनुओं का काफ़ी ज़्यादा भंडारण हो जाता था, जुगनू काफ़ी ज़्यादा आ जाते थे। इस वजह से जब वो एक साथ चमकते थे तो लगता है जैसे आग लगी हो, ऐसे लगता था उस आइसलैंड पे। एक वहाँ पे एक वृक्ष थे, मोलावे वृक्ष। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुगनू, अब तो जुगनू शायद विलुप्त हो चुके हैं, जुगनू मिलते ही नहीं अब। एक वहाँ पे जो द्वीप था वो था सिक्वीजोर। कौन सा द्वीप था? सिक्वीजोर द्वीप था। कौन सा? सिक्वीजोर द्वीप। और जो वृक्ष थे वो मोलावे। कौन से? मोलावे, मोलावे वृक्ष थे। कौन दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा आंदोलन का संस्थापक था? शिशिर कुमार घोष, लाला हंसराज, हरि सिंह गौर, लाल मोहन घोष। दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे लाला हंसराज। लाला हंसराज को कहीं कहीं पे महात्मा हंसराज भी कहते हैं। स्वामी इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के सम्मान में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल स्थापित किया। इसका उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक संस्कृति का मिश्रण करना। कहाँ पे? 1 जून 1886 को लाहौर में। संस्थापक कौन रहते हैं? महात्मा हंसराज। और फर्स्ट प्रिंसिपल रहते हैं यही, पहले प्रिंसिपल भी यही बनते हैं। किसने सती प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के समापन का विरोध किया? राजा राधा कांत देव, राजा राम मोहन राय, ठक्कर बप्पा, लाल मोहन घोष। तो सती प्रथा का विरोध सबसे प्रथम किसने किया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। जब सती प्रथा बंद, किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय भी थे इसमें। और बहुपत्नी प्रथा भी एक काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पारंपरिक समाज के लिए रूढ़वादी थी। तो इसमें राजा राधा कांत देव जी इन्होंने विरोध किया कि ये हमारी धार्मिक और भारतीय परंपरा, धार्मिक जो परंपराएं हैं इसमें हस्तक्षेप इन्होंने समझा कि अंग्रेज इसमें आके हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लंदन में एक याचिका दायर कर दी प्रीवी काउंसिल के इसके खिलाफ। एक याचिका दायर करते हैं लोग, राजा राधा कांत देव जी। कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल में इनके खिलाफ याचिका दायर की जाती है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला माना है इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट पर। मुगलों के दौरान कृषि दशाओं के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है आईने अकबरी, अकबरनामा, मुंतखब उल लुबाब, तारीख ए फरिश्ता। तो कौन से है? आईने अकबरी से इसकी जानकारी मिलती है कृषि के बारे में। किसने कहा था बिना हथियारों के कांग्रेस एक नागरिक युद्ध है? लॉर्ड डफरिन, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन। तो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान जी ने कहा था बिना हथियारों के कांग्रेस एक नागरिक युद्ध है। एक कथन किसका था? सर सैयद अहमद खान का। कब कहा था? 19वीं शताब्दी के अंत में, सदी के अंत में कहा था। इनको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये अपना सेटअप नहीं कर पा रहे थे लोग, इसलिए उन्होंने ये चीज़ कहा था कि कहीं मुसलमानों की तरफ से कुछ हानि ना हो। किसने गायत्री मंत्र को रचित किया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो किसने किया था? इन्होंने किया था महर्षि विश्वामित्र जी ने किया था।
कहाँ पे मिलता है ये? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इस मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। कहीं कहीं पे इसे सविता भी कहते हैं। जप्ती प्रणाली के अधीन अधिकतम उपजाऊ भूमि का वर्गीकरण था पोलाज, परती, चाचर, बंजर। इसमें कौन सा है? पोलाज है। पोलाज एक ऐसी जगह थी जो अत्यधिक उपजाऊ हुआ करती थी। परती जिसे हम लोग ने खेत को 1-2 साल के लिए 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि होता है कि अगले साल जो होगी वो अच्छी फसल होगी। और चाचर होता है, चाचर ये 3 से 4 वर्ष के लिए छोड़ी जाती है। और जो बंजर है ये 5 वर्ष से अधिक के लिए, क्योंकि बंजर में कुछ होना नहीं, क्योंकि बंजर है। कौन सी प्रणाली थी? पोलाज। इसमें हर वर्ष खेती की जाती थी, कभी इसको खाली छोड़ा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ रहती थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का प्रसिद्ध उत्पाद मुगल काल में विशेषकर प्रसिद्ध था? चावल, नील, चीनी, कपास। तो बंगाल में प्रसिद्ध कौन सा था? बंगाल में देखा जाए तो ढाका जो है मलमल के लिए ज़्यादा काफ़ी प्रसिद्ध था, और रेशम, चीनी, सोरा का क्या करते थे ये लोग? ये अपने बंदूकें रहती थी उसमें उपयोग किया करते थे। तो किस लिए? चीनी के लिए। क्योंकि उस समय मुगल काल में भी ये काफ़ी ज़्यादा धनाढ्य था बंगाल। यूरोप तक इसके कपड़े जाते थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस था ढाका। बंगाल में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। कौन था? बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने यहाँ पे किससे लड़ाई की थी? तब किससे युद्ध करके? लोदी से युद्ध करता है और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। 4 वर्ष शासन करता है ये। मुगल में साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जहीरुद्दौन पानीपत की लड़ाई में ये पहली बार जो है इब्राहिम लोदी को हराता है 1526 में, और सबसे पहले हरा कर उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी। और ये बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, क्योंकि ये माता की तरफ से दूसरा था। 1526 में पहला युद्ध लड़ता है पानीपत का, और फिर इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है। इसके बाद चंदेरी का लड़ता है 1528 में, और घाघरा का एक साल बाद ये आ जाता था 1529 में। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? फिर इसका उत्तराधिकारी हो जाता है हुमायूं। उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। लेकिन इसको दफनाया कहाँ जाता है? इसको 2 जगह ले जाते हैं। इसकी जब मृत्यु होती है 1530 में, 1530 में मृत्यु के बाद इसको सबसे पहले आगरा में दफनाते हैं। आगरा के बाद इसको कहाँ ले जाते हैं? काबुल ले जाते हैं। यानी मुर्दा एक बार नहीं कई बार ले जाया गया है। मरने के बाद भी से अमल गुजार या राजस्व संग्राहक के अधिकार में था। सूबा, सरकार, परगना, गांव। अलम गुजार या राजस्व संग्राहक के अधिकार में क्या था? ये रहता है परगना। क्या रहता है? परगना रहता है।
चलते हैं नेक्स्ट पर। पूर्व मध्यकालीन भारत में अधिकांश बड़े गांव के स्कूल से जुड़े हुए थे। मठों, मंडलियां, विहार, स्थानीय मंदिर, तो वहाँ पे मंडलियां जोड़ दी गई थी। पहले मठ और ये सब चीज़ें जुड़ी रहती थी, इन सबको जोड़ देने से एक ऐसी वहाँ पे समाज उत्पन्न करते थे। मठ मंडलियाँ सब जोड़ दी जाती थी, तो यहाँ पे मंडलियाँ जोड़ी गई थी बड़े गांव से। कौन सा नंबर? बी नंबर। निम्न काल में कौन सा आईएनसी के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बना? कौन नहीं बनता इसमें? WC बनर्जी। कौन अध्यक्ष नहीं बना? यहाँ पे एक शब्द है नहीं। कौन नहीं बनता? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और रहता बाल बीजी तिलक का, तब ये क्वेश्चन फंसाता है, क्योंकि आईएनसी के सदस्य बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। अगर देखा जाए तो इसमें आईएनसी के अध्यक्ष कौन बनते हैं? ये बनते 1887 में बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और फिर 1894 में बनते हैं अल्फ्रेड वेब, और 1927 में बनते हैं MA अंसारी। 3 लोग बनते हैं आईएनसी के सदस्य। बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। किस वायसराय के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? लॉर्ड हॉर्डिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। किसके समय में? ये होती है लॉर्ड हॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे लॉर्ड हॉर्डिंग ये सेकंड रहते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। कब कहाँ पे डिसीजन लिया जाता है? दिल्ली दरबार में लिया जाता है, और किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा लिया गया था। वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, 1910 से 1915 तक। घोषणा वर्ष का रहती 1911। दिल्ली दरबार। कारण क्या था? कोलकाता की पूर्व में अत्यधिक स्थित और प्रशासनिक राजनीतिक के कारण कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी और आतंकवादी संगठन में बहुत बड़ी संख्या में युवा महिला क्रांतिकारियों ने भाग लिया था? युगांतर, अनुशीलन समिति, भारत माता सोसाइटी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। तो कौन सी थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। क्योंकि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आशा देवी के नेतृत्व में, क्योंकि कई बार इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन कई बार 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आशा देवी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में गठित क्रांतिकारी संगठन में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। इनका मुख्य योगदान 1857 क्रांति में आशा देवी की जो सेना थी, अंग्रेजी सेना के खिलाफ सीधी लड़ाई थी इनका। किसने विचार दिया था आईएनसी बुलबुलों से खेल रही है? जवाहरलाल नेहरू,
बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष। किसने कहा था? ये बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। बी नंबर। कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे बिपिन चंद्र पाल जी ने। उनका मानना था कि कांग्रेस केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा रही, क्योंकि इधर ये लोग तो जान दे रहे हैं और कांग्रेस के लोग जो माल खा रहे थे वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे। इनका ये मानना था, जिसने बुलबुलों से खेलना या समय बर्बाद करना कहा था, क्योंकि वो गरम दल के नेता थे और स्वराज्य के लिए सीधे संघर्ष के समर्थक थे। इस वजह से उन्होंने ये कथन बोले। जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया? गौतम, इंद्रभूति, सुधर्मन, भद्रबाहु। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डी नंबर, भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मुख्य रूप से आचार्य भद्रबाहु जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि उत्तर भारत में 12 वर्षों के अकाल की भविष्यवाणी के बाद भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों, उन्हीं अनुयायियों में चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल थे, विशेषकर जैसे दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में आकर उन्होंने जैन धर्म, विशेषकर दिगंबर परंपरा की नींव रखी थी। जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार था, इन्होंने भद्रबाहु के साथ उनके अनुयायियों ने जैन धर्म को कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में इन्होंने फैलाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी? आचार्य भद्रबाहु से। और इसके बाद वो दक्षिण भारत के जो कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला थी, उधर आए थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। मिलिंद पान्हो क्या है? बौद्ध मठ, बौद्ध स्थल, कला का बौद्ध नमूना, बुद्ध का नया नाम। मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ है या बौद्ध ग्रंथ है, जो लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 के ईस्वी के बीच रचा गया। इसमें प्रमुख पहलू क्या है? संवाद के पात्र, जैसे ग्रीक के जो राजा थे, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ली आयोग किससे संबंधित है? ली आयोग किससे संबंधित है? यह संबंधित है प्रांतीय नागरिक सेवा। भारत में उच्च सिविल सेवाओं की संरचना, उसमें भारतीयों की भागीदारी से संबंधित थी ली आयोग। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1924 में अपनी एक रिपोर्ट दी कि भारत में पहला लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाए। कि भारत में पहली बार जो लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था वो प्रयागराज, इलाहाबाद में किया गया था। उद्देश्य क्या था ली आयोग की? मुख्य शर्तें क्या थी? भारत में सिविल सेवाओं की जातीय संरचना, भर्ती और उसकी स्थिति की समीक्षा करना। और भारत में एक लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है का गठन यहीं इलाहाबाद में होता है। कांग्रेस शब्द किससे ग्रहित किया गया था? यूएसए की कांग्रेस लोगों की विधानसभा संप्रेषित करने के लिए, उत्तरी अमेरिका की इतिहास से ट्रेड यूनियन की कांग्रेस, विश्व धार्मिक शिकागो कांग्रेस। तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है लोगों की विधानसभा संप्रेषित करने के लिए उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। कांग्रेस एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसे कांग्रीटर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक साथ मिलकर बैठना।
साथाना या सभा उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। इसकी स्थापना कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन करता है? ये होती है 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। बस अब आज के लिए इतना ही।